हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का ई दृष्टि घटना चक्र की इस सीरीज़ में स्वागत है। यहाँ पर हम ई दृष्टि घटना चक्र से करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैगज़ीन के अंदर 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक पूरे एक साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। ये मैगज़ीन 2024 के लिए एक लेटेस्ट मैगज़ीन है, इसे हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम से पहले इस मैगज़ीन को पूरा अच्छे से कवर कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको डेली क्लासेस को देखना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से पहले हम इसे पूरा कवर कर देंगे। कोशिश करेंगे कि इसे हम जनवरी में ही कवर कर दें, लेकिन मैक्सिमम हम 5 फरवरी से आगे इसमें नहीं जाएंगे। 5 फरवरी या उससे पहले ही इस मैगज़ीन को कवर कर दिया जाएगा। देखिए, ये इस मैगज़ीन का यहाँ पर इंडेक्स दिया गया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने है राष्ट्रीय परिदृश्य, नेशनल करंट अफेयर। आपको बता दें कि नेशनल करंट अफेयर आपका कवर कर दिया गया है। नेशनल करंट अफेयर पर आपको 2 क्लास प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट को आप फॉलो करें, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस शुरू से लेकर आखिर तक मिल जाएंगी। तो नेशनल करंट अफेयर ये सारा आपका कवर कर दिया गया है, इसे आपको ज़रूर देख लेना है। देखिए, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आज आपकी एक मैराथन क्लास होगी, 1 से 1.5 घंटे की आपकी क्लास होगी, तो आपको आज की क्लास को पूरा देखना है। आज की वीडियो में इंटरनेशनल करंट अफेयर हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम इसे कवर करेंगे। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को कवर करेंगे, देन हम साइंस एंड टेक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। इन पर आपकी सभी अलग अलग वीडियोज़ आएंगी इन सभी सब्जेक्ट पर। देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है करंट अफेयर को डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक्स का अलग है, साइंस एंड टेक का अलग है, आईआर का करंट अफेयर अलग है। तो इसी प्रकार से आपको इन्हें कवर करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू हो जाता है। तो ये आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर है, जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे ए को। देखिए, ए जो पार्ट है आपका, ये रिलेटेड है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। यहाँ पर 2 कंट्री के बीच के रिलेशंस को आपको देखना है। इस एक साल के अंदर कौन कौन सी कंट्री हैं जो भारत के साथ आपका न्यूज़ में रही हैं, और क्या करंट अफेयर है जो आपका एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देखनी है। यहाँ पर हम अलग अलग कंट्रीज़ के साथ भारत के संबंधों को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं, और सबसे पहले है आपके सामने भारत केन्या। देखिए, भारत और केन्या के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं ये आपका न्यूज़ में क्यों था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो 4 से 6 दिसंबर, देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो 4 से 6 दिसंबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। तो आप देख सकते हैं भारत और केन्या के संबंध ये न्यूज़ में क्यों हैं। न्यूज़ में इसलिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 4 से 6 दिसंबर 2023 को केन्या के राष्ट्रपति हैं विलियम समोई रूटो। इनका नाम भी आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए विलियम समोई रूटो ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं। तो ये केन्या के राष्ट्रपति हैं, और ये 4 से 6 दिसंबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा स्टेट विजिट पर रहे थे। सितंबर 2022 में केन्या के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। यात्रा के दौरान केन्या ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन तथा देखिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब केन्या के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए तो इन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है। साथ ही भारत ने केन्या में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा भी की है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। सबसे पहला खेलों में सहयोग पर MOU हुआ है। इसके अलावा डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर MOU हुआ है। तीसरा, वर्ष 2023 से 27 की अवधि के लिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए समझौता हुआ है। चौथा है
भारतीय मानक ब्यूरो और केन्याई मानक ब्यूरो के मध्य भी समझौता हुआ है। 5वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू और केन्या के मुक्त विश्वविद्यालय DUK के मध्य भी समझौता हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने भारत और केन्या के संबंधों को समझा। ये न्यूज़ में क्यों थे, सबसे पहले हमने ये देखा, आपने देखा कि केन्या के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे और केन्या ने ये भी घोषणा की है कि वो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होगा। इसके अलावा भारत और केन्या के बीच यहाँ पर 5 समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। आपने देखा, खेल, डिजिटल परिवर्तन, इसके अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, चौथा भारतीय मानक ब्यूरो, इसके अलावा जो इग्नू है और केन्या का मुक्त विश्वविद्यालय है DUK, इनके बीच भी समझौता हुआ है। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स याद हो गए होंगे। देखिए, चलिए देखते हैं अभी दूसरी न्यूज़ है आपके सामने, भारत तंजानिया। तो भारत तंजानिया के संबंध ये न्यूज़ में क्यों है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। तो आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया की राष्ट्रपति हैं सामिया सुलुहु हसन। तो ये 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर आई थी। इसीलिए भारत और तंजानिया के संबंध आपके न्यूज़ में हैं। देखिए, उल्लेखनीय है कि ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सामिया सुलुहु हसन ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो भारत की राजकीय यात्रा पर आई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर। यह तंजानिया की राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा थी। इसके साथ ही यह G20 समूह में अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद किसी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली भारत यात्रा थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब से अफ्रीकी संघ G20 का मेंबर बना है, आपको पता है G20 की मीटिंग में अफ्रीकी संघ को G20 का मेंबर बनाया गया है, तो तब से लेकर अभी तक यह किसी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली भारत यात्रा थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, G20 अफ्रीकी संघ के G20 का मेंबर बनने के बाद कौन से अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की भारत पर पहली यात्रा थी? तो आपको याद रखना है, ये होगा तंजानिया। देखिए, तंजानिया की राष्ट्रपति यात्रा के दौरान भारत एवं तंजानिया अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर उन्नत करने पर सहमत हो गए हैं। तो यहाँ पर अब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक भागीदारी की जाएगी भारत और तंजानिया के बीच में। भारत और तंजानिया के मध्य रक्षा सहयोग हेतु एक 5 वर्षीय रोड मैप पर सहमति बनी है। इसके अलावा उल्लेखनीय है कि भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का प्रथम संस्करण अक्टूबर 2022 में तंजानिया में आयोजित हुआ था। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ था। कौन कौन सी कंट्री के बीच में? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। यह अक्टूबर 2022 में तंजानिया में आयोजित हुआ था। इसके अलावा भारत और तंजानिया के मध्य वर्ष 2023 से 37 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत ने फरवरी 2024 में सूरजकुंड, फरीदाबाद में आयोजित होने वाले सूरजकुंड मेले में तंजानिया को भागीदार देश बनने का निमंत्रण दिया है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, भारत ने फरवरी 2024 में सूरजकुंड, फरीदाबाद में आयोजित होने वाले सूरजकुंड मेले में तंजानिया को भागीदार देश बनने का निमंत्रण दिया है। अतः यात्रा के दौरान तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। देखिए, तंजानिया के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में शामिल होने की घोषणा भी की गई है। आपने देखा था अभी, देखिए, आपने यहाँ पर देखा था केन्या के बारे में। केन्या ने यहाँ पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की थी, और तंजानिया ने यहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अतः यात्रा के दौरान तंजानिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने की घोषणा भी की है। तो यहाँ पर आपने देखा कि तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, इसके अलावा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है। तंजानिया की राष्ट्रपति भारत यात्रा के दौरान
दोनों देशों के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। 10 अक्टूबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलहू हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ये पॉइंट भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 अक्टूबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू के द्वारा तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलहू हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कौन से देश की राष्ट्रपति को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये तंजानिया की राष्ट्रपति हैं सामिया सुलहू हसन। इस पॉइंट को आपको स्टार लगाकर जरूर याद रखना है। चलिए अभी तीसरी कंट्री के साथ संबंधों को देखते हैं और तीसरी कंट्री है यहाँ पर हमारी भारत और ग्रीस। तो भारत और ग्रीस के संबंध हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये आपका न्यूज में क्यों था। देखिए ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरियाकोस मित्सोताकिस, ठीक है, थोड़ा नाम अजीब है, आप ध्यान रखना। ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरियाकोस मित्सोताकिस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राजकीय यात्रा संपन्न की। तो अभी आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि भारत और ग्रीस ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। यह पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा थी। तो आप देख सकते हैं यह पिछले 40 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा थी। तो 40 वर्षों के दौरान ये पहली यात्रा थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं। इसके अलावा उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व वर्ष 1983 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ग्रीस की यात्रा की थी। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले इंदिरा गांधी ने ग्रीस की यात्रा की थी 1983 में। तब से 40 वर्ष तक ग्रीस की यात्रा नहीं की गई थी और अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर गए थे। देखिए 25 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेंस स्थित टूम ऑफ अननोन सोल्जर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह विभिन्न युद्धों के दौरान मारे गए ग्रीस के सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है। अतः यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत ग्रीस द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया है। साथ ही दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इसके अलावा 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपोलोऊ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। देख सकते हैं 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। श्री मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासन अध्यक्ष हैं। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये थे भारत और ग्रीस के संबंध। अभी नेक्स्ट है आपका भारत और यूएई। तो यहाँ पर हम भारत यूएई संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों को समझेंगे। ये न्यूज़ में क्यों हैं। देखिए 15 जुलाई 2023 को अपनी यूएई यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंचे। तो आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री यूएई की यात्रा पर गए थे 15 जुलाई 2023 को। अतः यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 UNFCCC COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जाबिर से मुलाकात की। ज्ञातव्य है कि यूएई की अध्यक्षता में UNFCCC COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई यूएई में आयोजित किया गया था। ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। UNFCCC COP28 का आयोजन कहाँ पर हुआ था इस बार, तो आप देख सकते हैं इसका आयोजन दुबई में हुआ था। दुबई कहाँ है, ये आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 15 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के मध्य प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता संपन्न हुई।
इस यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा एवं ज्ञान विभाग, अबू धाबी और आईआईटी दिल्ली के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस एमओयू का उद्देश्य अबू धाबी यूएई में आईआईटी दिल्ली के परिसर यानी कैंपस की स्थापना करना है। उल्लेखनीय है कि आईआईटी दिल्ली ऐसा दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने विदेश में अपने परिसर की स्थापना की घोषणा की है। तो आप देख सकते हैं, ये भी पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है याद रखना। तो आईआईटी दिल्ली ऐसा दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने विदेश में अपने परिसर की स्थापना की घोषणा की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आईआईटी दिल्ली के द्वारा अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के कैंपस की स्थापना की जाएगी। तो इस एमओयू में इसका ये उद्देश्य है। ज्ञातव्य है कि आईआईटी मद्रास ऐसा पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसका परिसर विदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो पहला ऐसा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा है? आईआईटी मद्रास, जिसने अपने परिसर यानी अपने कैंपस को विदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। और दूसरा आपका आईआईटी दिल्ली है जो अबू धाबी में अपने कैंपस को स्थापित करेगा। इसके अलावा आईआईटी मद्रास का विदेशी परिसर जंजीबार तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं आईआईटी मद्रास अपना विदेशी कैंपस कहाँ पर स्थापित करेगा? तंजानिया के जंजीबार में। ये पॉइंट आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। देखिए, नेक्स्ट है हमारा भारत और फ्रांस। तो अभी हम भारत और फ्रांस संबंधों की बात करेंगे। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 14 जुलाई 2023 के दौरान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा यानी ऑफिशियल विजिट संपन्न की। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस की आधिकारिक यात्रा यानी ऑफिशियल विजिट पर गए थे। यह प्रधानमंत्री की छठी फ्रांस यात्रा है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपन्न हुई है। तो ये पॉइंट आपके लिए याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी है कि इस साल 2023 में भारत और फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ थी। 13 जुलाई 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री एवं फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न के मध्य द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई। 13 जुलाई 2023 को पेरिस स्थित एलिसी पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से कौन सी कंट्री ने सम्मानित किया है? तो फ्रांस ने किया है भारतीय प्रधानमंत्री को। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय हैं। अतः यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल दिवस यानी बैस्टिल डे के अवसर पर पेरिस में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभागी किया। तो आप देख सकते हैं 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस था बैस्टिल डे, इसे भी आपको याद रखना है। तो बैस्टिल डे फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब था? 14 जुलाई को। और इसी में ही प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। बैस्टिल डे परेड में एक सैन्य बैंड के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों की एक 241 सदस्यीय टुकड़ी ने भी भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि यह दूसरा अवसर था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को बैस्टिल डे पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसके पूर्व वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बैस्टिल डे परेड में भाग लिया था। इसके अलावा मार्सेई फ्रांस में भारत का नया महावाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। फ्रांस के मार्सेई में, कहाँ पर? फ्रांस के मार्सेई में भारत का नया महावाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की गई है, जबकि फ्रांस द्वारा हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस को खोलने की घोषणा की गई है। भारत के यूपीआई के फ्रांस में प्रयोग पर सहमति भी बनी है। इस हेतु भारत के एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL तथा फ्रांस के लाइरा क्लैक्ट के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। इसके तहत फ्रांस एवं यूरोप में भारत के यूपीआई को कार्यान्वित किया जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। फ्रांस में भारत के यूपीआई के प्रयोग की शुरुआत सितंबर 2023 में
पेरिस स्थित एफिल टावर से हुई थी। देखिए, तो ये थे भारत और फ्रांस के संबंध। अभी नेक्स्ट है भारत और मिस्र। चलिए भारत और मिस्र को काफी अच्छे से हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 से 25 जून 2023 के मध्य मिस्र की राजकीय यात्रा संपन्न की। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली मिस्र यात्रा थी। साथ ही यह वर्ष 1997 के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय मिस्र यात्रा भी थी। भारत मिस्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन दार अल इफ्ता में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेगा। इसके अलावा ज्ञातव्य है कि दार अल अफ्ता इस्लामिक विधि अनुसंधान हेतु मिस्र का एक सलाहकारी निकाय है। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मिस्र के राष्ट्रपति के मध्य काहिरा स्थित अल इतिहादिया पैलेस में द्विपक्षीय बैठक संपन्न हुई। दोनों नेताओं के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक बढ़ाने के लिए समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। 25 जून 2023 को काहिरा में आयोजित एक विशेष समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर ऑफ द नाइल कौन से कंट्री के द्वारा दिया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे सम्मानित किया था। ठीक है। उल्लेखनीय है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। इसके अलावा वर्ष 2022 में भारत और मिस्र के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट है भारत और अमेरिका। चलिए भारत और अमेरिका संबंधों को यहाँ पर हम काफी अच्छे से समझते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 से 24 जून 2023 के मध्य अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा ऑफिशियल स्टेट विजिट संपन्न की। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पूर्व 6 बार अमेरिका का दौरा किया है, लेकिन ये सभी यात्राएं द्विपक्षीय या फिर बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु ही संपन्न हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा की शुरुआत न्यूयॉर्क से हुई। 21 जून 2023 को प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के प्रतिष्ठित नॉर्थ लॉन में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का केंद्रीय विषय था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित यह योग सत्र यानी योग सेशन ऐतिहासिक रहा और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस योग सत्र में 135 से अधिक देशों के हजारों लोगों ने भाग लिया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा एक योग सत्र में सर्वाधिक देशों के लोगों की भागीदारी का गिनीज विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। 22 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा संबोधन था। इसके पूर्व उन्होंने सितंबर 2016 में अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री की यह अमेरिकी यात्रा के दौरान 21 जून 2023 को भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 27वां देश बन गया। उल्लेखनीय है कि आर्टेमिस समझौता मूलतः 13 अक्टूबर 2020 को हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते के 8 संस्थापक देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, यूके एवं अमेरिका। यह समझौता ऐसे सिद्धांतों का एक समूह है जिन्हें 21वीं शताब्दी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण को दिशा प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। ज्ञातव्य है कि इसरो एवं नासा भूविज्ञान अध्ययन हेतु नामक संयुक्त उपग्रह मिशन को साकार करने की दिशा में प्रयासरत है। भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी का नवीनतम भागीदार देश बन गया है। ज्ञातव्य है कि एमएसपी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी खनिज सुरक्षा साझेदारी का शुभारंभ जून 2022 में हुआ था। इसके अलावा भारत के अतिरिक्त 12 अन्य देश भी एमएसपी के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ भी एमएसपी में भागीदार है। 21 जून 2023 को वॉशिंगटन डीसी में भारत अमेरिका रक्षा त्वरित पारिस्थितिक तंत्र को लॉन्च किया गया है।
इंडस एक्स को लॉन्च किया गया है। इंडस एक्स की फुल फॉर्म है इंडिया यूनाइटेड स्टेट डिफेंस एक्सलरेशन इकोसिस्टम। तो इसे आप याद रखेंगे, इंडस एक्स विश्वविद्यालयों, इंक्यूबेटर, कॉरपोरेट विचार मंच और निजी निवेश हितधारकों का एक मंच है। यह दोनों देशों के संबंधित उद्योगों के मध्य है। संयुक्त रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार और अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के सह उत्पादन को सुगम बनाएगा। अमेरिका द्वारा भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। ये वाणिज्य दूतावास बंगलुरु एवं अहमदाबाद में स्थापित किए जाएंगे। भारत द्वारा अमेरिका के सिएटल में नए वाणिज्य दूतावास की स्थापना की जाएगी। अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन चेयर स्थापित की जाएगी। तो इसे आपको याद रखना है। शिकागो विश्वविद्यालय में विवेकानंद चेयर की स्थापना भी की जाएगी। तो ये थे भारत और अमेरिकी संबंध। अभी नेक्स्ट है भारत और सर्बिया। ठीक है, चलिए भारत और सर्बिया को समझते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 से 9 जून 2023 के मध्य सर्बिया की राजकीय यात्रा संपन्न की। यह उनकी किसी यूरोपीय देश की पहली यात्रा थी। तो आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 से 9 जून 2023 के मध्य सर्बिया की राजकीय यात्रा संपन्न की थी और यह उनकी किसी यूरोपीय देश की पहली यात्रा थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय राष्ट्रपति यूरोपीय देश की पहली यात्रा पर कहाँ गई हैं? तो ये सर्बिया गई थी। साथ ही यह दोनों देशों के बीच राष्ट्राध्यक्ष के स्तर पर पहली राजकीय यात्रा भी थी। अतः यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिच के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया। साथ ही सर्बिया की प्रधानमंत्री एना ब्रनाबिक के साथ भी मुलाकात की है। भारतीय राष्ट्रपति ने अपनी सर्बिया यात्रा के दौरान माउंट अवाला पर स्थित मॉन्यूमेंट टू दी अननोन हीरो पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। अभी नेक्स्ट है आपका भारत और सूरीनाम। चलिए भारत सूरीनाम संबंधों को समझते हैं। देखिए, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 से 6 जून 2023 के मध्य पैरामैरिबो सूरीनाम की राजधानी है, तो इसकी यात्रा पर रही थी। राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के उपरांत श्रीमती मुर्मू की यह पहली राजकीय यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2023 में सूरीनाम के राष्ट्रपति भी भारत की यात्रा पर आए थे। सूरीनाम के राष्ट्रपति 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम यात्रा का ऐतिहासिक महत्व है। 5 जून 2023 को भारतीय राष्ट्रपति सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। अतः यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया गया है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट है हमारे सामने भारत और नेपाल। चलिए भारत नेपाल संबंधों को यहाँ पर हम काफी अच्छे से समझेंगे। देखिए, 31 मई से 3 जून 2023 के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की है। दिसंबर 2022 में पदभार ग्रहण करने के पश्चात नेपाल के प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा थी। 1 जून 2023 को भारत और नेपाल के बीच एक लंबी अवधि के ऊर्जा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अंतर्गत आगामी 10 वर्षों में भारत द्वारा नेपाल से 10,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा के आयात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मोतिहारी कहाँ पर है? बिहार में है। और अमलेखगंज ये आपका नेपाल में है। तो मोतिहारी बिहार और अमलेखगंज नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन नेपाल तक ले जाने का निर्णय भी लिया गया है। तो ये थे भारत और नेपाल से रिलेटेड न्यूज़। नेक्स्ट है भारत और ऑस्ट्रेलिया। चलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों को यहाँ पर समझते हैं। देखिए, 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद श्री अल्बनीज की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। 8 मार्च 2023 को होली के दिन श्री अल्बनीज अपनी भारत यात्रा पर अहमदाबाद गुजरात पहुंचे। 9 मार्च 2023 को श्री अल्बनीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे एवं अंतिम टेस्ट मैच के दौरान उपस्थित रहे। 9 मार्च 2023 को ही श्री अल्बनीज ने मुंबई का दौरा भी किया।
10 मार्च 2023 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य नई दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के नवाचार परितंत्रों को एक साथ लाने के उद्देश्य से भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार एवं प्रौद्योगिकी चुनौती की घोषणा भी की गई है। 1 मार्च 2023 को 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम पर आरंभ हुआ था। यहाँ पर है डिकिन विश्वविद्यालय। चलिए डिकिन विश्वविद्यालय को समझते हैं। देखिए डिकिन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा, इसे आपको ध्यान रखना है। 3 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय को भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने की मंजूरी प्राप्त हुई है। यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जिसकी कोई शाखा भारत में स्थापित की जाएगी। डिकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अपने अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करेगा। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आपको ध्यान रखना है। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है, डिकिन विश्वविद्यालय, इसे आपको ध्यान रखना है। और ये भारत में कहाँ पर अपनी शाखा खोलेगा? तो यह है डिकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी किसे कहा जाता है? गांधीनगर गुजरात को। तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अपने अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करेगा। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। देखिए अभी नेक्स्ट है भारत और भूटान। तो यहाँ पर हम भारत भूटान संबंधों को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देखिए 3 से 10 नवंबर 2023 के मध्य भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने नई दिल्ली के अतिरिक्त असम एवं महाराष्ट्र का दौरा भी किया था। इसके पूर्व 3 से 5 अप्रैल 2023 के मध्य भूटान नरेश भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। उल्लेखनीय है कि भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु सहमत हो गया है। उल्लेखनीय है कि भूटान में भारत के सहयोग से मांग देछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसे हाल ही में भूटान को सौंप दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत एवं भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारीय रेल लिंक क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित है। यह रेल लिंक कोकराझार असम को गेलेफू भूटान से जोड़ेगा। यह भारत एवं भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा। नेक्स्ट है भारत और इटली। चलिए भारत और इटली संबंधों को यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए 2 से 3 मार्च 2023 के मध्य इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। अतः यात्रा के दौरान मेलोनी ने 8वें रायसीना संवाद 2023 में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भारत एवं इटली के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ थी। अतः यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत इटली संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये भारत और इटली संबंध समाप्त हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट है आपका भारत और जर्मनी। यहाँ पर हम भारत और जर्मनी के बारे में देखेंगे। देखिए 25 से 26 फरवरी 2023 के मध्य जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। अपनी भारत यात्रा पर 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने 26 फरवरी 2023 को बेंगलुरु का दौरा किया। वर्तमान भूमिका जर्मन चांसलर में श्री सोल्ज की यह पहली भारत यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व वे वर्ष 2012 में हैम्बर्ग शहर के मेयर के रूप में भारत आए थे। साथ ही यह वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र के शुरू होने के बाद से किसी जर्मन चांसलर की पहली भारत यात्रा थी। नेक्स्ट है भारत और मिस्र। चलिए भारत मिस्र संबंधों को यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। देखिए 24 से 27 जनवरी 2023 के मध्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री सीसी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी ने भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भारत एवं मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2022-23 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। अतः यात्रा के दौरान भारत मिस्र संबंधों को रणनीतिक भागीदारी
स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक उन्नत करने की घोषणा की गई है, जिसमें राजनीतिक सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा एवं आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश। चलिए भारत बांग्लादेश संबंधों को यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। देखिए 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, तो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला सितंबर 2018 में रखी गई थी। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। इसमें बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता है। यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है। इस पाइपलाइन की लंबाई 131.57 किलोमीटर है। तो ये थे भारत और बांग्लादेश के संबंध। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने भारत के काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ संबंधों को देखा है जो किसी न किसी कारण से आपका न्यूज़ में रही थी। अभी नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, यानी यहाँ पर आपको देखिए, तो हमने पार्ट ए को कवर कर लिया है आईआर में। आईआर का आपका पार्ट बी रिलेटेड है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। यहाँ पर आपको अलग अलग इंडेक्स देखने को मिलेंगे, अलग रिपोर्ट देखने को मिलेंगी, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है तो वो आपका यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने विभिन्न कंट्रीज के साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को डिस्कस किया है, देखा है कि कौन कौन सी कंट्री किसी न किसी कारण से आपका न्यूज़ में रही थी। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। इससे वीडियो को आगे बढ़ाने में हेल्प मिलती है और हम भी मोटिवेट फील करते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को आपका जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। आपके एग्जाम से पहले हम इसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे और कंप्लीट कर दिया जाएगा। बस आपको डेली रेगुलर क्लासेस को देखना है। 2 से 3 क्लासेस को हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे डेली बेसिस पर, ठीक है। इसीलिए आपको डेली क्लासेस को देखना है। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।